नेहा सिसोदिया स्वागत करती हूँ आप सभी का एम टू एजुकेट इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि सभी को पता है, हमारा सीटेट का एग्ज़ाम 5 जुलाई को होना निश्चित ही है। अभी तक पोस्टपोन होने की कोई सूचना नहीं आई है, तो अपनी तैयारी पूरी करके चलें। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी को पता है सीटेट में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो जितने ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट को आप कीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कीजिए, उनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको एग्जाम में थोड़ा इजी रहे। शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हम लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीज़ों को हम क्लियर करके चलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा या फिर ज्ञान की सीमा। सबसे पहले बात आती है, एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, ये अधिगम का पठार क्या है? तो मैं आपको बता दूं, एक गेट्स हुए हैं हमारे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने सीखने को एक वक्र के माध्यम से उन्होंने क्लियर किया था कि सीखने की जो गति होती है उसको उन्होंने वक्र के माध्यम से बताया था। तो मैं आपको बताती हूँ कि अधिगम में ये पठार क्या है। ये देखिए, हमारा हो गया टीचिंग और ये हमारे हो गए प्रैक्टिस। इसको हम अगर वाई मान लें और इसको एक्स मान लें और ये हमारा 0 है, तो सीखने का देखिए अधिगम की मात्रा ये है हमारी और ये है हमारा अभ्यास। तो बच्चा जब सीखता है किसी भी चीज़ को, 0 से शुरू करता है, वो सीखता है सीखता है सीखता है, यहाँ तक जाता है, वो प्रयास करता है और एक ये स्टेज आ जाती है जिसको हम कहते हैं पठार। यहाँ जाकर सीखने की गति मंद पड़ जाती है, फिर वो कितना भी अभ्यास करे, कितने भी कोशिश करे, वो चीज़ों को नहीं सीख पाता और ये फिर हमारा ग्राफ नीचे गिरने लगता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अधिगम के पठार के बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके नीचे आने के। उन्हीं में से पूछा है कि अधिगम के पठार का कारण क्या नहीं है। सीखने की जो होती है एक मात्रा तथा समय और प्रयास के संबंध को इस वक्र के माध्यम से, वक्र रेखा जो ये है हमारी, उसके माध्यम से बताया जाता है। जब सीखना हाई होता है तो हम ऐसे भी बता सकते हैं, नीचे जाता है तो ऐसे भी बता सकते हैं, कांस्टेंट रहता है तो ऐसे बता सकते हैं। एक हम इसकी वक्र की सहायता से भी इसको बता सकते हैं। इसको हम अधिगम वक्र रेखा भी कह सकते हैं। और जब इसमें उन्नति बिल्कुल शून्य हो तो नग्न नग्न उन्नति को प्रदर्शित करने वाले इस प्रकार के जो भाग होते हैं वो अधिगम के पठार कहलाते हैं। और इस पठार का कारण इन ऑप्शंस में से क्या नहीं है, ये हमसे पूछा है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें से? विद्यालय का असहयोग इसमें से हमारा कारण नहीं हो सकता। प्रेरणा की सीमा कारण हो सकता है, किसी को कम प्रेरणा मिली हो, किसी को कम आंतरिक प्रेरणा नहीं हो, किसी को बाह्य प्रेरणा नहीं हो। शारीरिक सीमा हो सकता है, ज्ञान की सीमा हो सकता है। कई कारण हो सकते हैं कि सीखने वाले की आवश्यकता, ध्यान, रुचि, उत्साह या वातावरण, थकान, मनोशारीरिक सीमा, ये सारे कारण हो सकते हैं। विद्यालय का असहयोग इसमें से उपयुक्त कारण नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? सेकंड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। ऑप्शंस हैं हमारे व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमें बताना है ये किसका मापन करता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? ये मापन करता है बुद्धि का। सन 1905 में बिने जो हमारे हुए हैं, उन्होंने साइमन के साथ मिलकर आधुनिक प्रकार का सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। ये भी कभी कभी सन पूछ लिया जाता है कि कब किया था, ये आप याद रखिएगा। और किसने किया था? बिने साइमन ने मिलकर किया था। नेक्स्ट है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? फ्रायड, युंग, मन या आलपोर्ट। युंग को आप ध्यान रखिएगा, युंग को आप ध्यान रखिएगा। इसको कभी कभी जुंग भी कुछ लोग बोलते हैं, कहीं कहीं जुंग भी लिखा रहता है। तो राइट ऑप्शन हमें बताना है किसने किया था। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट जो पर्सनैलिटी होती है उसका वर्गीकरण किसने किया था? तो राइट ऑप्शन हमारा होगा युंग ने किया था। इसको उन्होंने 3 भागों में इसको बांटा था। एक था हमारा अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और एक था हमारा उभयमुखी। 3 प्रकार इन्होंने बताए थे व्यक्तित्व के। तो ये आप याद रखिएगा। जुंग ने 3 टाइप्स बताए थे व्यक्ति
के व्यक्तित्व के, एक था अंतर्मुखी, दूसरा हमारा बहिर्मुखी था और तीसरा था उभयमुखी। ये 3 टाइप्स उन्होंने बताए थे व्यक्ति, इतने टाइप्स का होता है। तो अंतर्मुखी की अगर हम बात करें, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग कैसे होते हैं, ये होते हैं मतलब जो कम बोलते हैं, कम वास्ता लोगों से रखते हैं। अंतर्मुखी वाले ये अपनी ही दुनिया में रहते हैं, लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना इन्हें पसंद नहीं होता। इस टाइप के लोगों को हम कह सकते हैं अंतर्मुखी। भीड़ वाली जगह को ये ज़्यादा मतलब फेस नहीं कर पाते हैं। जहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो वहाँ अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व वाला इंसान होगा वो सहज महसूस नहीं करता है। और बहिर्मुखी की अगर हम बात करें, बहिर्मुखी कैसे होते हैं, बहिर्मुखी जो होते हैं ये अन्य लोगों से बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, घुलते मिलते बहुत हैं सबसे, बहुत ज़्यादा बातूनी हम इनको कह सकते हैं। ये बातें करना, कहानियाँ बनाना इनको शौक होता है। तो ये मतलब अपने आप को दूसरों के सामने अगर अभिव्यक्त करने की बात आए तो ये बहुत इजीली खुद को, अपनी बात को दूसरे के सामने रख पाते हैं। इसके विपरीत जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं वो थोड़ा संकोची स्वभाव के होते हैं। बहिर्मुखी में हम अगर कहना चाहें जैसे नेता लोग होते हैं, वो मतलब बहुत ज़्यादा ही बोलने में बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं। इस तरीके से हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। उभयमुखी की अगर बात करें तो उभयमुखी में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी इन दोनों के गुण होते हैं, मतलब कभी कभी कम बोलते हैं, कभी कभी ज़्यादा बोलते हैं। इस तरीके से दोनों गुण इनके अंदर होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक तत्व या फिर वंशानुगत। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। बच्चे के अगर सामाजिक विकास की हम बात कर रहे हैं तो प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, सेकंड ऑप्शन हमारा राइट होगा, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व सबसे इम्पोर्टेंट होगा। जब समाज में हम रहते हैं तो उसी के अनुकूल हम प्रक्रिया करते हैं, उसमें उसके अनुकूल हम ढलने की कोशिश करते हैं। सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं व रुचियों पर हम नियंत्रण भी करते हैं। कभी कभी दूसरों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का भी हम पालन करते हैं। सामाजिक संबंधों को बनाने का हम पूरी हम कोशिश करते हैं। सामाजिक विकास के फलस्वरूप व्यक्ति समाज का एक सहयोगी, उपयोगी और कुशल नागरिक बन जाता है। इस तरीके की क्वालिटीज उसके अंदर आ जाती हैं। इसलिए जो हमारा सामाजिक परिवेशजन्य तत्व है वो बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या समान प्रतिमान का सिद्धांत। इन ऑप्शंस में से हमें बताना है कि विकास का सिद्धांत क्या नहीं है। तो हमारा जो नहीं है वो हमें बताना है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का जो सिद्धांत है वो हमारा विकास का सिद्धांत नहीं है, ये हमारा अधिगम से संबंधित है, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये सब हमारे विकास के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? गेजल का, हरलॉक का, मेरेडिथ का, डगलस और हॉलैंड का। किसका है ये हमें बताना है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है हरलॉक जी ने कि विकास की प्रक्रिया जो होती है बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक क्रम में चलती है। गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक एक क्रम में वो चलती है। विकास की जो प्रक्रिया होती है प्रत्येक अवस्था दूसरी को प्रभावित करती है, क्योंकि इनके अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती हैं, ऐसा इनका मानना था। तो हरलॉक जी का ये कथन है। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ड्रेवर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक या फिर वुडवर्थ। मूल प्रवृत्तियां जो हैं हमारी उसको किसने 14 वर्गों में विभाजित किया है? तो ये किया है मैकडूगल ने। उन्होंने ही 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। मूल प्रवृत्तियां क्या हैं? वो जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति हैं जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने या फिर उसको देखकर
एक विशेष प्रकार की उत्तेजना का अनुभव करने या उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने की इच्छा का अनुभव करने के लिए वो बाध्य करती है। जैसे हमने कोई चीज़ देखी, उस चीज़ को देखने के बाद हमने क्या अनुभव किया, मतलब अगर मैं कहूँ मैंने फूल देखा तो मेरा उसको सूंघने का मन हुआ, तो ये मेरी प्रतिक्रिया हुई उस वस्तु के प्रति। प्रबल इच्छा का अनुभव करने के लिए हमारी मूल प्रवृत्तियां हमें बाध्य करती हैं, ऐसा मैकडूगल जी ने कहा था। मैकडूगल का मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण मौलिक और सर्वमान्य है। इन्होंने निश्चित शारीरिक क्रियाओं के आधार पर 14 मूल प्रवृत्तियों की सूची दी है और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित एक संवेग भी इन्होंने उसका बताया है। 14 मूल प्रवृत्तियां हैं तो 14 ही उनके संवेग हैं। नेक्स्ट है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? डम्बिल का, रॉस का, मन का या फिर मैकडूगल का? ये हमें बताना है किसका है ये कथन। तो ये कथन है, स्टेटमेंट दिया था डम्बिल ने, ये ध्यान रखिएगा। परिभाषाएं बहुत पूछी जाती हैं सीटेट में, चाइल्ड डेवलपमेंट के पोर्शन की अगर हम बात करें उसमें। नेक्स्ट है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण या फिर चित्रांकन परीक्षण? तो जलोटा जी ने जो दिया था वो दिया था साधारण मानसिक योग्यता का परीक्षण। इन्होंने ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था 1963 में, जिसका नाम उन्होंने रखा था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ये परीक्षण हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में था तथा 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए ये था, जिससे कि ज्ञात किया जा सकता था उनके बुद्धि का। समूह में हम इसको अप्लाई कर सकते थे एक, और उनकी बुद्धि का हमें इससे पता चल सकता था, और ये 1963 में उन्होंने इसका निर्माण किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत स्किनर। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव। सीखने का समग्र सिद्धांत हल। तो सीखने इसमें हमें ऑप्शन बताना है कौन सा सही नहीं है। तो सीखने का जो समग्र सिद्धांत है वो किसने दिया था? गेस्टाल्ट की वो देन है, वर्दीमर और कोहलर जो हुए हैं उन्होंने वो दिया है, हल ने वो नहीं दिया है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसको सूझ का सिद्धांत भी हम कह सकते हैं, और ये गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं कोहलर, कोफका, वर्दीमर, उन्होंने इसको दिया था। हल ने क्या दिया था? सीखने के प्रबलन सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया था। बाकी ये हमारे सभी सही हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? क्रो एंड क्रो, गाल्टन, वुडवर्थ या फिर स्किनर? किसका नाम जुड़ा है ये हमें बताना है इन ऑप्शंस में से। तो राइट ऑप्शन हमारा है गाल्टन। गाल्टन का नाम जुड़ा है सुजनन शास्त्र के पिता के रूप में। इसका अर्थ क्या होता है? सुजनन शास्त्र या जीव सांख्यिकी भी हम इसको कह सकते हैं। इसमें जीवधारियों से संबंधित संख्या का विज्ञान क्या है? जीवधारियों से संबंधित संख्या का ज्ञान। इसको हम इसका शाब्दिक अर्थ ये बता सकते हैं। इसमें गणित और आंकड़े की विधि के प्रयोग द्वारा जीवित वस्तु और जैव गुणों का वर्णन और वर्गीकरण होता है, जिसे जीव सांख्यिकी कहते हैं। ये गाल्टन इसके पिता माने जाते हैं। इन्होंने 2 नियमों का प्रतिपादन किया, एक था पैतृक वंशानुक्रमण और दूसरा था वंश अवनति का नियम। तो सुजनन शास्त्र के पिता के रूप में हमारे हैं गाल। ये थे हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट और टीचिंग मेथड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को पसंद आए होंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक बने रहिएगा एम टू एजुकेट के साथ। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।